हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास, यानी जूनियर सुपर टेट के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, उसमें हम आज से टॉपिक वाइज लेकर आए हैं प्रश्नों का संकलन। ठीक है, तो इसमें 100 प्रश्न है। जो हिंदी भाषा और उसका विकास जो पहला पाठ्यक्रम में भाग है, उस पर हम लोग प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने लगभग 20 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं जूनियर के। तो प्रैक्टिस सेट उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त करके देख सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के भी प्रैक्टिस सेट है जो हिंदी भाषा से संबंधित है, तो उसे भी आप देखिएगा, वह भी आपको सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वह टॉपिक वाइज करेंगे। इसमें हम हिंदी भाषा और उसके विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है यह बताना है। तो देखिए, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के जो लेखक है वह जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ख। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए, पश्चिमी हिंदी जो हिंदी है वह 5 उपभाषा वर्ग में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी में भी 5 बोलियां आती हैं, उसमें कौन नहीं आता है। तो देखिए, यहाँ पे जो बघेली दिया है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आते हैं पूर्वी में। ठीक है, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ठीक है, यह सभी आते हैं किसमें, और खड़ी बोली वह आते हैं पश्चिमी हिंदी में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है तो बघेली सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है वह बताना है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी में क्या आता है, ब्रज भाषा आता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, यह सही उत्तर है। बाद में बात करें भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह दोनों पूर्वी में आते हैं। भोजपुरी आता है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है, यानी खड़ी बोली किस में आता है। तो खड़ी बोली जिसे बांगरू कहते हैं, ठीक है, वह आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, यहाँ पे क सही उत्तर है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहारी क्षेत्र की बोलियाँ क्या हैं, यानी बिहारी भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ क्या हैं। तो अभी बात किया गया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी में आते हैं। लेकिन और यहाँ पे मगही, मैथिली और भोजपुरी यह जिसमें आते हैं वह आते हैं किसमें, बिहारी हिंदी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या क्या है। तो अभी बताया गया कितनी संख्या है, 5 है। ठीक है, 5 है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सुमेलित करना है। याद रखिएगा, सुमेलित करना है। यहाँ पे मेवाती और अहिरवाटी यह कहाँ की बोलियाँ हैं। तो मेवाती आती है राजस्थान में, तो पहले राजस्थान हो जाएगा। कन्नौजी आती है पश्चिमी हिंदी में, तो इस यह हो जाएगा। अवधी आती है पूर्वी हिंदी में, तो यह सही है। और भोजपुरी आती है बिहारी में। तो सही उत्तर क्या होगा, पहले राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी के बाद दूसरा राजस्थानी और फिर आएगा पश्चिमी हिंदी। तो राजस्थानी के बाद पश्चिमी हिंदी और अवधी पूर्वी हिंदी है, भोजपुरी बिहारी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी क्षेत्र में कुल बोलियों की संख्या है 18। सही उत्तर यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है घ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 5वीं ईस्वी तक को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, हिंदी भाषा का विकास 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक क्या आता है। तो वह आता है क्या, ठीक है, बताइएगा, यह आता है प्राकृत। तो सही उत्तर है ग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है, यानी पश्चिमी हिंदी का जो जन्म है वह किस अभ्रंश से लिया गया है। तो पश्चिमी हिंदी आया है सौरसेनी अभ्रंश से। तो सही उत्तर यहाँ पे है क। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सौरसेनी भाषा से और कौन सी बोलियाँ विकसित हुई हैं। तो उसमें राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती यह ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें सौर जो दिया गया है, तो यहाँ पे राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती यह सही उत्तर है। सही उत्तर है
क। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला जो है पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो पूर्वी भाषा आते हैं अर्ध मागधी के अंतर्गत, तो सही उत्तर है ख। अगला प्रश्न है मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है, यानी मागधी अपभ्रंश यानी मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है। तो बिहारी आता है मागधी में, ठीक है, बंगला आता है, असमिया आता है, लेकिन सिंधी से इसका विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सही उत्तर है घ, ठीक है। अगला पूछा है गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ? तो यह भी सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है गुजराती भाषा का। सही उत्तर है ग। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए हिंदी जो 18 बोली है और 5 उपभाषा में विभक्त है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा ग। खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है। देखिए जो भी क्षेत्र होते हैं उससे प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे जो दिया गया है खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र कौन सा नहीं है। देखिए सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर में खड़ी बोली बोली जाती है, लेकिन बदायूं में नहीं, तो सही उत्तर होगा घ। अगला है मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी बोली? मुजफ्फरनगर तथा रामपुर में बोली जाने वाली जो बोली है वह है खड़ी बोली, ठीक है, सही उत्तर है क। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो देखिए जो नहीं है वह क्या है? तो इटावा, एटा, बदायूं, बरेली, यह सब कन्याओजी के बोली हैं, क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर है क। अगला जो प्रश्न है अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है। तो देखिए आपको इसको याद रखना होगा सभी को। यहाँ पे रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, यह सब लगभग गाजीपुर, बलिया तो ये इसमें आ जाते हैं भोजपुरी में, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं क्षेत्र हैं ख। चलिए अगला प्रश्न है अवधी भाषा के कवि नहीं है। देखिए यहाँ पे अब कवियों से प्रश्न है किस भाषा के है? कुतुबन, उस्मान, सबल सिंह, नंददास। तो देखिए नंददास जो थे वह ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? घ, ठीक है। बाकी सभी ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में लिखते थे। यहाँ पे अगला प्रश्न है अवधी भाषा का उद्भव माना जाता है। तो अवधी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्ध मागधी से, तो इसे ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है ग। अगला प्रश्न है इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की है। तो देखिए रहीम ने किया है, रत्नाकर किए हैं, रसखान किए हैं, लेकिन मुल्ला दाऊद जो भी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत रचनाकार हैं वे सभी अवधी भाषा में रचना किए हैं, तो उनको याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ग। चलिए अगला प्रश्न है ब्रजभाषा का उद्भव माना जाता है। ब्रजभाषा का उद्भव किससे माना जाता है? तो ब्रजभाषा आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है, तो सही उत्तर है क। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अपभ्रंश भाषा में जो स्वरों की संख्या मानी गई है वह मानी गई है 8, ठीक है। चलिए ख उत्तर सही है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, तो सही उत्तर यहाँ पे है घ। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिण हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना हुई कहाँ थी यह पूछा गया है। तो यह जो हुआ था वह हुआ था मद्रास में, ठीक है, तो सही उत्तर है यहाँ पे घ। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो संस्थापक हैं वह हैं कौन, यह बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जितनी भी आर्य भाषाओं का विकास हुआ है वह अपभ्रंश से हुए हैं, तो सही उत्तर है ग। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा क्या है? तो देखिए जो प्राचीनतम भाषा है वह वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौभट, इस प्रकार से विकास हुआ है, तो सही उत्तर है ख। आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत क्या है यह पूछा है। तो आर्य भाषाओं की मूल सूत्र है जो है वह वैदिक संस्कृत, ठीक है, सही उत्तर है क। अगला प्रश्न है अवधि किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो अवधि आती है किसमें? पूर्वी हिंदी में, तो सही उत्तर है क। अगला प्रश्न है हिंदी की लिपि का नाम क्या है? तो हिंदी की लिपि जो है वह क्या है? देवनागरी लिपि, तो सही उत्तर है ख। अगला प्रश्न है दक्षिण उर्दू की लिपि क्या है? दक्षिणी उर्दू की लिपि क्या है? तो दक्षिणी उर्दू की जो लिपि है वह है फारसी लिपि, ठीक है, तो सही उत्तर है ग।
अगला प्रश्न है किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो हिंदी की है, संस्कृत की है, नेपाली की भी है, लेकिन गुजराती की नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर है यहाँ पे घ। चलिए अगला प्रश्न है भाषा परिवार का अर्थ क्या है? भाषाओं का एक परिवार, वे भाषाएं जिनसे खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, मूल भाषा से विकसित भाषाएं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा? मूल भाषा से विकसित जो भाषाएं होती है वह भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। सही उत्तर है ग। चलिए अगला प्रश्न है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की जो पदावली है वह मैथिली भाषा में लिखा गया है, इसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे है घ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी? ठीक है, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा इसे दिया गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है, 1949। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है यह बताना है। तो श्याम सुंदर दास की यह रचना है हिंदी भाषा और साहित्य, तो सही उत्तर है घ। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का इतिहास के लेखक कौन है? यह पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, इसके लेखक कौन है यह बताना है। तो यह धीरेन्द्र वर्मा की पुस्तक है, सही उत्तर है क। चलिए अगला प्रश्न क्या है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी यह बताना है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था कब? 1918 ईस्वी में। सही उत्तर है ख। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा में हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के जो संस्थापक थे वह हैं महात्मा गांधी, तो सही उत्तर यहाँ पे है ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है? तो देखिए 351 जो कहता है वह कहता है कि संविधान में जो है वह हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, तो सही उत्तर यहाँ पे है ख। अगला जो प्रश्न है अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो अपभ्रंश व्याकरण के जो रचयिता हैं वह यहाँ पे हैं हेमचंद्र, तो सही उत्तर है क। चलिए अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना हुआ था वह 1960 ईस्वी में। सही उत्तर है क। चलिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब किया गया यह बताना है। तो इसकी जो स्थापना किया गया था वह 1961 ईस्वी में। सही उत्तर है ख। चलिए अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय स्थित है वह स्थित है आगरा में। सही उत्तर है घ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी, उपयुक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? यह जो पंक्तियां हैं वह किसके द्वारा रचित है यह बताना है। तो यह जो पंक्ति है वह मैथिली शरण गुप्त की है। सही उत्तर है ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान है, हाथ है, यह कथन किस लेखक का है? हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, इस कथन के लेखक कौन है यह बताना है। तो यह कथन किसका है यह बताइएगा। तो यह जो कथन है वह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सही उत्तर है ख। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। सही उत्तर है ख। बघेली बोली किस भाषा की उपभाषा है? तो यह पूर्वी हिंदी की है, तो सही उत्तर है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है, तो सही उत्तर है क। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे भोजपुरी भाषा का क्षेत्र क्या है? यहाँ पे दिया गया है गया, भागलपुर, आरा, दरभंगा। तो भोजपुरी भाषा का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन में उसमें सही उत्तर है आरा, तो ग उत्तर सही है। चलिए ब्रज भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है
भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा और समाज पुस्तक के जो लेखक हैं वे हैं रामविलास शर्मा। सही उत्तर है क। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? तो वे संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है ग। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वह सौरसेनी अपभ्रंश से। सही उत्तर है घ। चलिए अगला प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाओं का वर्ग क्या है? तो देखिए राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी यह सभी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ग। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो सिंधी का विकास जो हुआ है वह ब्राह्मण से हुआ है। सही उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, कन्नौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? तो कन्नौजी किस में आता है? यह आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो सही उत्तर है क। चलिए अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर के भूभाग में किस बोली का क्षेत्र है? तो मुजफ्फरनगर, देहरादून और यह सहारनपुर, यह जो क्षेत्र आते हैं वह खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर है ख। बांगरू का संबंध किस उपभाषा से है? तो बांगरू जो आता है, बांगरू हरियाणवी को कहते हैं, ठीक है, तो वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। सही उत्तर है क। चलिए अगला प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली यह जो क्षेत्र आता है वह किसके अंतर्गत? अवधी के अंतर्गत। तो सही उत्तर है ख। घ उत्तर सही है। डिंगल भाषा से तात्पर्य क्या है? तो देखिए डिंगल भाषा जो होता है अपभ्रंश के युग से बनी राजस्थानी भाषा, यह इसका सही रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत समाहित है, क्या क्या समाहित है यह बताना है। कैंटम और क्वांटम दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? कैंटम और शतक, कैंटम और शतम। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1950 को राजभाषा घोषित किया गया था। सही उत्तर है यहाँ पे ख। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा का तात्पर्य क्या है? अवहट्ट भाषा किसे कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर जो होगा अवहट्ट भाषा का वह होगा यहाँ पे परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो सही उत्तर है ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधी को क्या कहते हैं? वैश्यवाड़ी कहते हैं। सही याद रखिएगा, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? वैश्यवाड़ी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है यह बताना है आप सभी को। तो भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के जो लेखक हैं वे हैं ग्रियर्सन। तो याद रखिएगा सही उत्तर है घ। अगला जो प्रश्न है, वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? तो वैदिक भाषा में स्वरूप संख्या है 14, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दादू चरणदास और हरिदास की भाषा क्या है? जो कवि हैं, लेखक हैं, कवि हैं दादू चरणदास और हरिदास की, इनकी भाषा क्या है यह बताना है। तो इनकी जो भाषा है वह है राजस्थानी भाषा। सही उत्तर है ग। हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है? यानी हुक्का शब्द किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत। सही उत्तर यहाँ पे है ख। चलिए अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई? तो अपभ्रंश में 8 स्वर माने गए, ठीक है। तो क उत्तर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो यह पंक्ति जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सही उत्तर है घ। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुआ था वह प्रयाग में 1910 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर है ख। भारोपी परिवार के वर्ग में शतम शब्द इस भाषा से है, किस भाषा से? तो अव्यक्ता यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दिया हुआ है भारोपी परिवार के वर्ग में कैंटम का अर्थ क्या है? तो 100, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्यिक अपभ्रंश को ने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी थी। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सही उत्तर है ख। चलिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा की विशेषता क्या है? तो अपभ्रंश भाषा की क्या विशेषता है उसे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
वर्ण का द्वित्व हो जाना अपभ्रंश भाषा की विशेषता है, वर्ण की द्वित्व प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली है तो अवधी बघेली आता है पूर्वी हिंदी में, सही उत्तर है ग। बाजार शब्द की बोली क्या है, यानी बाजार जो लिया गया है वह किस भाषा से लिया गया है यह बताना है। तो यह जो बोली है वह उर्दू में आता है बाजार। ठीक है, सही उत्तर है ग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, नागरिक पिछाड़ी सभा काशी के प्रथम सभापति कौन थे। तो नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना जो बनारस में हुआ था 1893 ईस्वी में, इसके संस्थापक है बाबू राधा कृष्ण दास, प्रथम सभापति थे। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा ख। ठीक है, वैसे श्याम सुंदर दास ने इसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, वह लिखा गया है ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा। सही उत्तर है क। अगला जो प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या कितनी है। तो 18 है। अगला प्रश्न है, मोतीलाल मेनारिया का ग्रंथ नहीं है, यहाँ पे दिया गया है इनके ग्रंथ राजस्थानी भाषा और साहित्य, डिंगल में वीर राजस्थानी का पिंगल साहित्य यह इनकी है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो भाषा नहीं है, रचना नहीं है, वह है नाथ साहित्य। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी को। चलिए, प्राकृत पैगलम ग्रंथ का वर्ड विषय क्या है। जो लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया है वह छंद में लिखा गया है, सही उत्तर यहाँ पे है क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृत पैगलम ग्रंथ के संदर्भ में सत्य कथन क्या है यह बताइएगा। इसके रचयिता वररुचि है, तो यह गलत है। यह प्रकृति के छंदों की विवेचना है, गलत। इसमें प्राकृत और छंदों की विवेचना है, यह सही उत्तर है ग। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृत पैगलम ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है लक्ष्मीधर, सही उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के लेखक कौन है। हिंदी काव्यधारा पुस्तक के रचयिता कौन है। तो हिंदी काव्यधारा जो लिखा गया है वह लिखा गया है राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा, सही उत्तर है यहाँ पे ख। अगला प्रश्न दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपभ्रंश में पाए जाने वाले बंध की संख्या कितनी है। तो बंध की संख्या इन्होंने कितना माना है। तो उन्होंने माना है कितना, 3, सही उत्तर है ख। चलिए अगला प्रश्न है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुवाद नवनाथों में इनकी गणना नहीं होती है, किनका नहीं होता। यानी नवनाथ जो हैं उसमें नागार्जुन आते हैं, हरिश्चंद्र आते हैं, सत्यनाथ आते हैं, लेकिन गैगीनाथ के वर्णन उसमें नहीं है। ठीक है, सही उत्तर है ग। चलिए अगला प्रश्न है, द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो तमिल आते हैं, कन्नड़ आते हैं, ब्राह्मी आती है, एस्तोनी नहीं आता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रजबोली नाम से जाना जाता है किस बोली को। तो ब्रजबोली नाम से जाना जाता है पुरानी बंगला को। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर है ख। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ढूढ़ाडी बोली कहाँ की है। तो ढूढ़ाडी कहते हैं पूर्वी राजस्थान को। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है, ग उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिससे क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकास हुआ है वह कौन है। तो राजस्थानी में जो आता है वह इसका विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, सही उत्तर है ख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं, चारण काव्य की भाषा क्या है। तो जो चारण काव्य लिखे गए हैं उसकी भाषा क्या है यह बताना है। तो चारण काव्य की जो भाषा है वह है अवहट्ट भाषा, सही उत्तर है ख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है यह बताना है। तो विद्यापति की पदावली की भाषा जो है वह है मैथिली, तो सही उत्तर है घ। तुलसी विरचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है यह बताना है। तो जो विनय पत्रिका की भाषा है वह क्या है, ब्रज में लिखा गया है विनय पत्रिका, सही उत्तर है क। व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक क्या है। यानी व्यवहार में आने वाली जो गद्य है उसमें लिखा गया जो प्रथम पुस्तक है वह है भाषा योग वशिष्ठ। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही उत्तर है ग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। तो प्राचीन देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वह हुआ था कुटिल लिपि से, सही उत्तर है घ। चलिए अगला प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए वह क्या कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आ गए, उनमें बदलाव नहीं हुआ तो वह तत्सम, अगर बदल कर आते हैं तो वह तद्भव होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क। चलिए अगला प्रश्न है, राजभाषा का अर्थ क्या है। तो राजभाषा का अर्थ है सरकारी कार्यालयों की भाषा। तो ये हिंदी भाषा से संबंधित यह 100 प्रश्न थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।
चैनल में नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जूनियर सुपर टेट के जूनियर सुपर टेट में जो हिंदी भाषा है उसका प्रैक्टिस लगातार चैनल पे जारी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।